यदि आप हिंदी से कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा 11वीं एवं 12वीं कक्षा के वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में जो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक है उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह इस पुस्तक में हम है वो प्रामाणिक जानकारी तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, साथ ही इसमें जो हिंदी साहित्य का जो विवरण दे रखा है वो बहुत ही सरल भाषा में है और वो बहुत ही तथ्यात्मक भी है, और साथ ही साथ हमारा जो दृष्टिकोण है हिंदी साहित्य को लेकर उसको विकसित करने वाला है। इसमें हिंदी साहित्य की विकास यात्रा के 4 कालखंडों आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की सामान्य प्रवृत्तियों, कवियों एवं विशिष्टताओं का परिचय प्रस्तुत किया गया है। इतिहास केवल तथ्यों के संकलन और प्रस्तुतिकरण का नाम नहीं है, अपितु वह इससे आगे बढ़कर तथ्यों के विशिष्ट संयोजन और मूल्यांकन में अपना अर्थ प्राप्त करता है। हर नया कालखंड अपने निर्माण में विगत कालखंडों का ऋणी रहता है, क्योंकि अनागत के निर्माण में विगत की घटनाएं अपने परिणामों प्रभावों के रूप में अंतर्निहित रहकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस दृष्टि से यदि हिंदी साहित्य का आदिकाल भारतीय साहित्य की अपनी पूर्व परंपराओं का उत्तराधिकारी है तो भक्तिकाल आदिकाल का। इसी प्रकार रीतिकाल साहित्यिक अभिरुचि पर भक्तिकालीन साहित्यिक आकांक्षाओं का प्रभाव है। प्रस्तुत पुस्तक में विकास की इन गतियों को उभारने का सूक्ष्मतः प्रयास किया गया है। तो यह जो पुस्तक है ये छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है, और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को तो यह ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद में केवल तथ्यात्मक प्रश्न है उनके उत्तर ही देने में आप अपने आप को समर्थ नहीं समझेंगे, बल्कि अगर आपसे व्यवहारिक या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए, किसी भी प्रकार से कोई विशेषताओं से क्वेश्चन आ जाए, किसी भी प्रकार का अवधारणात्मक प्रश्न भी आ गया, तो अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ रखा है तो आप आराम से उसका आंसर करके आएंगे। क्योंकि तथ्यात्मक जो प्रश्न होते हैं, फैक्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके तो हम रट कर भी उत्तर दे सकते हैं, मगर जो चीज़ें समझने की होती है वो अगर हमने उस विषय वस्तु को अच्छे से पढ़ा है तो ही हम उसके उत्तर दे सकते हैं। और यह पुस्तक हमें उन प्रश्न के उत्तर देने में सक्षम बनाती है, इसलिए इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं फिर से जोर दे रही हूँ, आप ज़रूर इस पुस्तक को पढ़ें, ये कोई मामूली पुस्तक नहीं है। तो पढ़ते हैं। हमने अब तक हिंदी साहित्य है उसकी पूर्व पीठिका पढ़ी है, हमने हिंदी भाषा का उद्गम एवं विकास पढ़ा है, हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियों को पढ़ा है, उसके बाद हमने हिंदी साहित्य की इतिहास के प्रयोजन पढ़े, इतिहास के स्रोत पढ़े, और फिर हमने हिंदी साहित्य पर सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव देखा। हमने आदिकाल की पृष्ठभूमि है वो भी देख ली। आज हम आदिकाल का काल विभाजन और नामकरण है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी विद्यार्थी अगर चैनल पर नए हैं पर फर्स्ट बार आप पे क्लास ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और लाइक भी कर ले, ताकि आगे आने वाली क्लासेस के वीडियोस भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए और आप पूर्ण लाभ उठा पाए। तो पढ़ते हम हिंदी साहित्य में आदिकाल का काल विभाजन और नामकरण। जैसा कि जो आदिकाल है, आदिकाल का जो नामकरण है और जो कालक्रम है, इसमें बहुत सारे मत रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं भी आई है, समस्यात्मक रहा है, क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार, अपने अपने मतों, अपने अपने विचारों के अनुसार अलग अलग नाम है वो आदिकाल को दिए हैं, और उनका जो काल विभाजन है वो भी अलग अलग किया है। तो किसने क्या नाम दिया है, कब से कब उसकी सीमा रही है, यहाँ से प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा आते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उस दृष्टि से ही, उपयोगितावादी दृष्टि से ही हम इस पुस्तक को पढ़ने वाले हैं। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर विभिन्न मतांतर है, यानी मतभेद है, विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। साहित्यिक परंपराएं और प्रवृत्तियां
निरंतर गतिशील रहती है। जो प्रवृत्ति अनुकूल परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है वही समय पाकर प्रतिकूल परिस्थितियों में धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि कोई भी प्रवृत्ति है या कोई भी चिंतन धारा है, वो जैसी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अगर अकॉर्डिंग ही वो चिंतन धारा है वो बन जाती है, और साहित्य भी की प्रवृत्ति भी वैसी ही बन जाती है। मगर जैसे जैसे वो परिस्थिति बदलती है उसके अनुसार ही साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं वो भी बदल जाती है, और जो पूर्व की जो प्रवृत्तियां हैं वो समाप्त हो जाती है। यह काल की शाश्वत क्रिया है, किंतु पूर्णतः कोई प्रवृत्ति विलुप्त नहीं होती। प्रकृति की प्रवृत्ति उद्भव, विकास और ह्रास रही है। बिल्कुल हम जानते हैं, प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज़ है वो उत्पन्न होगी, और उत्पन्न हुई है जिस चीज़ ने जन्म लिया है वो अपने विकास की ओर भी उन्मुख होगी और अपने विकास की चरम अवस्था तक जाएगी, और चरम अवस्था तक जाने के बाद फिर उसका ह्रास ही होगा। तो ये प्रकृति का नियम रहा है। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक धाराएं उत्पन्न हुई और समय पाकर विलीन हो गई, इसलिए काल विभाजन का कार्य अत्यंत कठिन रहा। फिर भी विद्वानों ने अपने विवेक एवं शोध प्रक्रिया के माध्यम से हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं उसका नामकरण करने का प्रयास किया है। क्योंकि आदिकाल है उसमें बहुत सारी प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती है, कोई एक निश्चित प्रवृत्ति का साहित्य नहीं लिखा गया आदिकाल में। आदिकाल में बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं वो देखने को मिलती है। इस कारण से आदिकाल को एक सार्थक नाम दे पाना, ऐसा नाम दे पाना जो संपूर्ण प्रवृत्तियों का समर्थन कर सके, कठिन लग रहा था, और इस कारण से ये मतभेद हमें देखने को मिलता है। तो क्रिएशन, डॉक्टर ग्रियर्सन ने पूर्व लिखे गए साहित्य के इतिहासकार गारसा दत्तासी एवं शिव सिंह सैगर ने अपने इतिहास में केवल तत्कालीन रचनाओं की साहित्यिक कृतियों की झलक प्रस्तुत की थी। यानी कि जो डॉक्टर ग्रियर्सन है उन्होंने 1888 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नाम से इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और इनसे पहले गारसा दत्तासी, सर्वप्रथम गारसा दत्तासी फ्रेंच के विद्वान है, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, द स्टुअर्ट लॉ लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी नाम से इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और इसके बाद में शिव सिंह सैगर है, उन्होंने हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम इतिहास लिखा, और उसका नाम था शिव सिंह सरोज नाम से इन्होंने लिखा। तो इन्होंने दोनों ने, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सैगर ने इतिहास ग्रंथ तो लिख दिए, मगर उनमें उन साहित्यिक जो कृतियाँ थी उनकी झलक मात्र मिलती है, उनमें उनका पूर्ण विवरण नहीं है। ना तो उन्होंने काल विभाजन करने का कोई प्रयास किया, और ना ही उन्होंने नामकरण किया। ठीक है, तो उन्होंने ना नामकरण किया ना काल विभाजन किया, इस कारण से इनका इतिहास है वो केवल झलक मात्र सा लगता है, प्रभावी नहीं रहा। इनके बाद में जो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नाम से इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1888 में लिखा, जो पेरिस में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने पूर्व विद्वानों द्वारा रचित इतिहास का गहन चिंतन, मनन एवं सूक्ष्म अध्ययन करके इस काल को क्रमानुसार विभाजित किया। इन्होंने हिंदी साहित्य में पहली बार संयोजित एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाया। तो इन्होंने जो पूर्व में गारसा शिव सिंह सैगर थे, उनके इतिहास ग्रंथों को अच्छे से पढ़ा, उनका एनालिसिस किया, और उसके बाद इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लिखना आरंभ किया। और इन्होंने सबसे पहले, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लिखने में सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण करने का जो प्रयास है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही किया है। ग्रियर्सन ने कहा कि समय की परिवर्तनशीलता के कारण चिंतन धारा में भी परिवर्तन होता है। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में विभाजित किया। इम्पोर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि एक तो यह आ सकता है कि सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने में कालक्रम और नामकरण का प्रयास किसने किया सर्वप्रथम, तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि जो ग्रियर्सन है उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को
कितने भागों में विभाजित किया है? तो 11 भागों में विभाजित किया है, यह आप नोट करेंगे। इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नामकरण चारण काल किया है या चारण काल नाम दिया है। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को इन्होंने क्या नाम दिया है? चारण काल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है, इसको आप नोट कर लेंगे, जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, चारण काल किस आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रिशम ने दिया। जॉर्ज ग्रिशम ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो चारण काल नाम दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता ही रहता है। मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद में निम्न प्रकार से काल विभाजन किया। तो मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद के नाम से 1913 में हिंदी साहित्य का इतिहास है वह लिखा था, और उसमें उन्होंने कहे कि जो ग्रेजुएशन है उससे भी कुछ अच्छा प्रौढ़ साहित्य इतिहास है वो लिखने की इन्होंने कोशिश की, और इन्होंने ग्रेजुएशन ने 11 भागों में विभाजित किया था। मिस्र बंधुओं ने इस काल विभाजन को 5 भागों में विभाजित किया है, और 5 भागों में विभाजित किया। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है आरंभिक काल, और आरंभिक काल को भी इन्होंने 2 उपभागों में विभाजित किया। आरंभिक काल के 2 भाग कौन कौन से हैं? तो एक है पूर्व आरंभिक काल, और पूर्व आरंभिक काल का जो समय है वो विक्रम संवत 700 से विक्रम संवत 1343 इन्होंने माना। दूसरा इसका जो उपभाग है वो है उत्तर आरंभिक काल, और इसका जो समय है वो है 1344 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत इन्होंने माना, यानी कि आरंभिक काल के इन्होंने 2 भाग किए। फिर दूसरा काल है मध्यकाल, और मध्यकाल को भी इन्होंने 2 उपभागों में विभाजित किया। पहला है पूर्व मध्यकाल, और इसकी समय सीमा है 1445 विक्रम संवत से 1560 विक्रम संवत तक, और दूसरा जो इसका उपभाग है वो है प्रौढ़ मध्यकालिक काल, और इसका जो समय है वो है 1561 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत तक माना। तो हम देख रहे हैं तीसरा जो इसका कालखंड है, कालखंड का इन्होंने बताया वो है अलंकृत काल। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे, इनके नामों को याद रखेंगे, ठीक है। तो अलंकृत काल है तीसरा काल, और तीसरे काल को इन्होंने क्या 2 भागों उपभागों में विभाजित किया। एक तो पूर्व अलंकृत काल, इसका समय इन्होंने क्या माना है? 1681 विक्रम संवत से 1790 विक्रम संवत माना है। दूसरा जो उपभाग है वो इन्होंने किया है उत्तर अलंकृत काल, और इसका समय इन्होंने माना है 1791 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत तक। फिर चौथा जो भाग इन्होंने किया है, खंड किया है, वो है परिवर्तन काल, और परिवर्तन काल का जो समय है वो इन्होंने माना है 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक। फिर इन्होंने 5वां जो खंड है वो बताया है वर्तमान काल, और वर्तमान काल का जो समय इन्होंने बताया वो है 1926 विक्रम संवत से आद्यावधि यानी अब तक का काल। तो हम देख रहे हैं इनके काल विभाजन को एक बार अच्छे से देखेंगे, आप इसको नोट भी कर लेना, क्योंकि इसमें जो समय है, समय सीमाएं हैं वो नहीं पूछी जाती है। नेट में जरूर पूछा जा सकता है, ये आदिकाल से आदिकाल के बारे में पूछा जा सकता है नेट के अंतर्गत। एक बार आया भी था इस प्रकार का कोई प्रश्न, जो तथ्यात्मक प्रश्न था, उसमें इस तरह का आया भी था। मगर इसमें जो पूछने लायक चीज़ है वो इनके नाम है, इन नामों को आप याद रखेंगे। 5 नाम क्या थे? तो आदिकाल का नाम क्या बताया इन्होंने? आरंभिक काल। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल या आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो आरंभिक काल नाम दिया है। या आरंभिक काल नाम किसने दिया है आदिकाल को? तो मिस्र बंधुओं ने दिया, इस प्रकार से। और माध्यमिक काल है, अलंकृत काल। अलंकृत काल भी बहुत बार पूछा जाता है, मध्यमिक काल वाला है ये नहीं पूछा जाता है, मगर अलंकृत काल है वो भी बहुत बार पूछा गया है कि रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? तो मिस्र बंधुओं ने दिया है। मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो अलंकृत काल नाम दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये नाम याद रखेंगे। बाकी वर्तमान काल है और परिवर्तन काल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आप देखेंगे इस कालखंड को एक बार देखो और विश्लेषण करो, इसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या गड़बड़ की है इन्होंने गड़बड़ की है काल विभाजन में। इन्होंने मन मर्जी से ही काल विभाजन वो भी किया है, और नामकरण में तो इन्होंने बहुत अधिक मन मर्जी दिखाई है। ग्रेजुएशन ने तो इनसे भी ज़्यादा मन मर्जी दिखा दी, जैसे चाहे वैसे उन्होंने नाम दिए हैं, और ऐसा ही यहाँ पर मिस्र बंधुओं ने भी किया। पहले उन्होंने आरंभिक काल को 2 भागों में बांट दिया, मध्यमिक काल है उसको 2 भागों में बांट दिया, अलंकृत काल को बांट दिया, मगर परिवर्तन काल और जो वर्तमान काल है उसका कोई उप विभाजन है उन्होंने नहीं किया है। फिर देखेंगे इन्होंने उपविभाजन है वो भी कर दिया तो कोई बात नहीं, मगर उनके नाम देखो, यहाँ पूर्व आरंभिक है, यहाँ उत्तरारंभिक है, यहाँ पूर्व माध्यमिक है, और यहाँ पर प्रौढ़ माध्यमिक दे दिया, और यहाँ फिर पूर्व और यहाँ फिर उत्तर आ गया, तो यहाँ प्रौढ़ क्यों दिया इन्होंने? तो इस प्रकार ये जो असंगतियाँ हैं ये इनके नामकरण में देखने को मिली है। इसी कारण से जो मिस्र बिंदुओं का जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह एक सशक्त और
प्रौढ़ इतिहास है वो नहीं बन पाया, पूर्णता इसने प्राप्त नहीं की, और यह जो अन्य जो विद्वान हैं उनके द्वारा मान्य नहीं हो पाया। तो ये इसके कारण रहे हैं मनमर्जी की वजह से। तो मिश्र बंधुओं का वर्गीकरण ग्रीष्म की अपेक्षा प्रौढ़ था। बिल्कुल ग्रीष्म की अपेक्षा में तो प्रौढ़ था, क्योंकि ग्रीष्म ने 11 भागों में विभाजित किया था और वहाँ पर उन्होंने नाम भी बिल्कुल अपनी मनमर्जी से दिए थे। उससे उसका थोड़ा सुधरा हुआ रूप है वो मिश्र बंधुओं ने प्रस्तुत किया, जो उसकी अपेक्षा प्रौढ़ है। किंतु इसमें पूर्णता नहीं आई, ये बिल्कुल नहीं आई, हमने देखा है। इसे वैज्ञानिक तरीके से सही नहीं माना गया, क्योंकि यह युक्ति संगत कम था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 4 भागों में विभाजित किया। बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रथम इतिहासकार है हिंदी, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों के समृद्ध साहित्य को सुसंगत 4 कालखंडों में विभाजित किया, और उसको लगभग सभी विद्वान मानते भी, कुछ विद्वान हैं उसको अमान्य करते हैं, तो वो उनके अलग अलग दृष्टिकोण है उसकी वजह से। बाकी देखा जाए तो लगभग सभी विद्वान हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस इतिहास के द्वारा, इतिहास में जो काल विभाजन किया गया और जो नामकरण किया गया उसको बिल्कुल अपनी अनुमति, अपनी सहमति देते हैं, उसको अपना समर्थन देते हुए नजर आएंगे। जो विद्वानों को कुछ मान्य तथा कुछ अमान्य रहा, तो कुछ कौन सी चीज़ें अमान्य रही है वो भी हम देखेंगे, कौन सी मान्य रही वो देखेंगे। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य को निम्नलिखित कालों में बांटा गया। तो इन्होंने 4 कालों में बांटा है, तो देखेंगे। पहला काल है, ये इन्होंने बताया वीरगाथा काल। प्रथम काल को क्या नाम दिया इन्होंने? वीरगाथा काल नाम दिया, और इसका समय कब से कब तक बताया? तो विक्रम संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत बताया इन्होंने। और ईस्वी संवत आ जाए तो ईस्वी संवत आए तो विक्रम संवत से 57 है वो हम घटा देंगे, 57 घटाते ही क्या आ जाएगा? ईस्वी संवत आ जाएगा। तो 57 घटाएंगे तो ईस्वी में पूछे तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक है वीरगाथा काल नाम रहा। फिर दूसरा काल इन्होंने दिया भक्ति काल, और भक्ति काल का समय है इन्होंने बताया विक्रम संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक बताया। ईस्वी संवत में पूछे तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी। फिर तीसरा जो कालखंड है वो इन्होंने किया रीतिकाल, और रीतिकाल का समय इन्होंने बताया 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक, और इसको ईस्वी में आए जाए तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक इन्होंने माना। फिर इनका चौथा जो कालखंड है वो है गद्य काल, और गद्य काल को इन्होंने गद्य काल का जो समय इन्होंने बताया है वो है विक्रम संवत 1900 से अब तक बताया है, और इसका ईस्वी संवत में जाए तो 1843 ईस्वी से अब तक का जो समय है वो गद्य काल के अंतर्गत आता है। अब इसमें देखो मान्य कौन सी है, अमान्य कौन सी चीजें हैं वो देखेंगे हम। तो देखो वीरगाथा काल है ये अमान्य किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उन्होंने सर्वप्रथम वीरगाथा काल नाम का विरोध किया है, और उन्होंने कहा है कि वीरगाथा काल नाम देना सही नहीं है आरंभिक काल को, क्योंकि जो शुरुआती जो हिंदी साहित्य का काल रहा है उसको वीरगाथा काल नाम दे देंगे तो वीर रसात्मक जो काव्य है उसका तो समर्थन हो जाएगा, मगर जो भक्ति से संबंधित, श्रृंगार से संबंधित लौकिक साहित्य है वो लिखा गया उनका समर्थन है वो ये नामकरण है वो कर नहीं पा रहा। तो संपूर्ण प्रवृत्तियों का नाम परिवर्तन है या संपूर्ण प्रवृत्तियां हैं उसका समर्थन नहीं हो पा रहा, इस कारण से ये जो नाम है वो अमान्य होना चाहिए, बिल्कुल संगत नहीं है। तो एक तो ये विरोध किया गया, और बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल है, उन्होंने फिर आदिकाल नाम को दिया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी तो आदिकाल नाम में भी बिल्कुल संकुचित या ऐसे करे संतुष्ट नहीं है, आदिकाल नाम देकर भी वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। अगली जो इनकी जो अमान्य वाली बात है वो है गद्य काल। तो गद्य काल है उसको गद्य काल इन्होंने क्योंकि इस कालखंड में गद्य रचनाएं हैं वो आरंभ कर दी गई थी, गद्य का विकास हो रहा था, और जो आधुनिक काल है उसकी जो महत्वपूर्ण जो देन है वो भी गद्य का विकास ही है। गद्य का विकास होना ही है, गद्य का उद्भव होना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है आधुनिक काल की। तो इस वजह से इन्होंने गद्य काल नाम दे दिया, मगर गद्य काल है उससे भी इस समय की संपूर्ण प्रवृत्तियां हैं, साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, उनका समर्थन नहीं हो पाता है, इस कारण से इसको भी अमान्य किया गया है और इसकी जगह आधुनिक काल है वो नाम रखा गया। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा जो मान्य अमान्य वाली बात है वो स्पष्ट हो चुकी है। आगे देखेंगे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन और नामकरण के पीछे कारण रहा है। बिल्कुल ये जो नामकरण इन्होंने दिया है वो ऐसे ही नहीं दिया है, इसके पीछे आधार उन्होंने लिए हैं, कुछ बहुत सारे जो साहित्यिक ग्रंथ हैं उनको एनालिसिस किया है, और उसके बाद
इन्होंने ये नामकरण दिया। तो उसके आधार भी रहे, इसके कारण भी रहे। शुक्ल जी का वीर गाथा काल नामकरण विशेष अनुसंधान एवं गवेषणाओं के आधार पर किया गया है। उनके काल विभाजन के 2 आधार थे। तो इन्होंने ये जो काल विभाजन किया है उसके 2 आधार इन्होंने लिए हैं, और वो कौन कौन से आधार है वो देखेंगे हम। किसी कालखंड, तो पहला आधार है किसी कालखंड के विशेष ढंग की रचनाओं की प्रधानता। तो किसी कालखंड में कोई विशेष प्रकार की, किसी विशेष प्रवृत्ति की रचनाएं हो रही है तो उनकी ज़्यादा प्रधानता है, तो उसके आधार पर नामकरण हो सकता है। और इसी कारण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दे दिया, क्योंकि कि इस समय है वो वीर रस से संबंधित रचनाएं हैं वो ज़्यादा लिखी गई थी। दूसरा जो आधार है वो है इस समय के ग्रंथों की प्रसिद्धि। तो इस समय में यानी हिंदी साहित्य के आरंभिक जो काल था उसमें जो ग्रंथ है वो उनकी प्रसिद्धि थी। तो वो कौन से ग्रंथों की प्रसिद्धि थी? तो रासो साहित्य है उसकी ज़्यादा प्रसिद्धि थी। इस कारण से, और रासो साहित्य वीर से संबंधित था, इस कारण से इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया। तो ये दो आधार इन्होंने अपने नामकरण और काल विभाजन के पीछे माने हैं। शुक्ल जी ने बताया है, तो आपको याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट तो है आपको याद रखना है, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये जो काल विभाजन और नामकरण किया है, इसको बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आप दिमाग में सेट कर लेंगे, याद कर लेंगे, लिख भी लेंगे। अब देखो, शुक्ल जी ने बताया कि इतिहास की खोज करने पर सबसे पहले रासों की प्राप्ति हुई, जो वीर रस में लिखा गया था। शुक्ल जी ने निम्नलिखित 12 ग्रंथों को आधार पर हिंदी के प्रथम काल को वीर गाथा काल नाम दिया। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने ग्रंथों को आधार मानकर हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नाम वीर गाथा काल नाम दिया। तो ये कितने हैं? 12 है, ठीक है। और कौन से ग्रंथों को या किस प्रवृत्ति के ग्रंथों को, किस रस के ग्रंथों को आधार बनाया? तो वीर रस से संबंधित या वीर रस प्रधान जो काव्य थे या रासो साहित्य है उसको इन्होंने आधार मानकर वीर गाथा काल नाम दिया है। और वो 12 ग्रंथ कौन कौन से थे तो वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आपके एग्जाम में ज़रूर पूछ जाएंगे, तो आप उनको भी याद कर लेंगे। तो पहला है विजयपाल रासो, और विजयपाल रासो के लेखक है नरलहर सिंह, ठीक है। दूसरा है हमीर रासो, और हमीर रासो के रचनाकार कौन है? सारंगधर। तीसरा है खुमान रासो, और खुमान रासो के रचनाकार है दलपति विजय। चौथा है विशल देव रासो, और इसके रचनाकार है नरपति नाल्ला है। पांचवा है पृथ्वीराज रासो, और इनके रचनाकार है चंद बरदाई। छठा है जय चंद प्रकाश के रचनाकार है भट्ट केदार। सातवां है जय मयंक जसचंद्रिका, और इसके रचनाकार है मधुकर कवि। आठवां है परमाल रासो, और परमाल रासो के रचनाकार है जगनिक कवि। फिर है नौवां है अमीर खुसरो की पहेलियाँ, और इसके रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो ही है। फिर है कीर्तिलता के लेखक कौन है? विद्यापति है। कीर्ति पताका, इसके भी विद्यापति है, और विद्यापति पदावली, इसके भी कौन है? विद्यापति है, ठीक है। तो ये 3 जो रचनाएं हैं विद्यापति, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली, ये विद्यापति की है। तो इन ग्रंथों को आधार मानकर शुक्ल जी ने जो वीर गाथा काल है वो नामकरण किया है। तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए, कौन कौन से इनके लेखक है ये भी नाम याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। किंतु शुक्ल जी के नामकरण को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं माना। बस हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर हम देखते हैं तो लगभग सभी इतिहासकार, सभी समीक्षक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रत्येक मत का समर्थन करते हुए नजर आएंगे, मगर एक कवि, एक इतिहासकार, एक समीक्षक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो इनका विरोध करते हुए भी नजर आएंगे। और वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हर बात को नहीं मानते, हर बात का समर्थन नहीं करते हैं, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलते हैं और उसमें सुधार की ओर प्रवृत्त होते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नामकरण है उसको नहीं माना। उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने तर्क दिए हैं, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा शुक्ल जी द्वारा वीर गाथा काल की प्राप्त सामग्री साहित्यिक कोटि में नहीं आती है, क्योंकि केवल रासो साहित्य ही तो थोड़ी साहित्य की कोटि में आएगा, और भी तो रचनाएं हैं। इस समय रचित धार्मिक साहित्य की उपेक्षा नहीं कर सकते। उनका कहना था कि धार्मिक साहित्य भी समय बहुत लिखा गया है, तो अगर वीर गाथा काल नाम देंगे तो वीर से संबंधित साहित्य की का तो समर्थन हो जाएगा, मगर धार्मिक साहित्य है उसकी उपेक्षा हो जाएगी, और ये करना है वो गलत है। धार्मिक आधार भूमि पर रचित साहित्य भी उत्तम
उत्तम कोटि का होता है। उदाहरण, रामचरितमानस को यदि भक्ति काल से निकाल देते हैं तो भक्ति काल की शोभा नष्ट हो जाती है, क्योंकि ये जो रामचरितमानस है वो तो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रहा है, भक्ति काल का आधारभूत काव्य रहा है। इस तरह संदेश राशक जो अध्याय माणिया अब्दुल रहमान की रचना है, संदेश राशक स्वयंभू की रचना है, पहुम चरियू जो रामायण पर आधारित है, पुष्यदंत की रचना है पहुम सिरी चरियू आदि जैन साहित्य साहित्य के ग्रंथों को भी हिंदी साहित्य से बाहर कर सकते हैं। द्विवेदी जी के शब्दों में धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्यत्व का बाधक नहीं समझा जाना चाहिए। इस प्रकार अपभ्रंश के काव्य ग्रंथों की नवीन खोज एवं उनका साहित्यिक मूल्यांकन करना चाहिए। शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं द्वारा उल्लेखित तथा अन्य अपभ्रंश ग्रंथों को आदिकाल के लक्षण निरूपक तथा नामकरण के लिए विवेच्य नहीं समझा, और उन्होंने केवल राष्ट्र साहित्य को विवेच्य समझा और वीरगाथा काल नाम दे दिया। आज नवीनतम खोजों के आधार पर उत्कृष्ट अपभ्रंश पुरानी हिंदी के काव्य ग्रंथ प्राप्त होने से शुक्ल जी का दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से है वो, ये भी याद रखने लायक है, इनको भी आप याद रखेंगे, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। पहला कालखंड है उसका नाम है आदिकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल और अंतिम चौथा है आधुनिक काल। तो ये इन्होंने नामकरण दिए, इनमें से आदिकाल इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़